में है, वो बीजेपी का है, वो निर्दलीय है। अब उनको जो निर्देश वो पार्टी देगी, कांग्रेस में है तो वो कांग्रेस पार्टी उसको निर्देश देगी और वो है जो उसी तरह से काम करे। अगर वो झंडा हमारा होता, राजपूतों का झंडा होता और उसके नीचे कोई मतलब है जो MP MLA बनता, तो वो हमारे भले के बारे में सोचेगा, सबसे राजपूत जाति के बारे में सोचेगा। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है। पता नहीं क्या कारण है, क्या नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता। और जो हैं वो खड़े नहीं होते आगे। आज शापरा रावत जी हैं, अगर वो खड़ा हो जाए, वो अपना झंडा मतलब एक बना ले में, हम उनके साथ में हैं। महाराजा जोधपुर हैं, वो अगर खड़े हो जाएं, वो अपना झंडा बना ले में, हम सब उनकी पार्टी में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा पता नहीं तो क्या कारण है, क्या नहीं है। कोई ना कोई तो कारण है कि वो नहीं बना पा रहे हैं। और हमारा एका नहीं है, हमारे वोट भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और आजकल वोटों की ही राजनीति बची। तो ये सब चीज़ मतलब जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। और बाकी तो मैंने तो जो भी कुछ मेरे को ज्ञान उपलब्ध हुआ उतना मैंने लिखा है, मतलब इस किताब में, इसमें पढ़ लेना आप, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। गोत्र है, प्रवर है, सभी के बारे में इसमें लिखा है। मतलब थोड़ा थोड़ा संक्षेप में लिखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखा है। बाकी इससे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ, आप लोग कुछ समझदार हैं। आप लोग अपने बच्चों में संस्कार डालें कि वो अपने पूर्वजों को, यानी 10 पीढ़ियाँ तो कम से कम जाने, मतलब रहा। इतना ही कहूँगा मैं, बाकी सब ठीक है। जवान है, इनको तो बैठक करनी ही चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर सिंह जी ने कि आज के परिवेश में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जो आज लोकतंत्र का माहौल है, जहां वोटों से और बाकी चीज़ों से समर्थन राजपूत समाज को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग मुद्दों पे काम कर रही है, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपना वर्चस्व वापस लाना चाहिए, उस पर हमें आज के परिवेश के हिसाब से काम करना होगा। आगे मैं विचारधारा को कंटिन्यू करते हुए बाबू साहब जालिम सिंह जी से अनुरोध करूंगा, वो अपने विचार रखें। आप में से जो भी अपने विचार रखना चाहें जरूर बताएं। हमारे साथ यहाँ पे देवराड़ा से संपत सिंह जी कौसा आप हैं, तो आप अपने विचार बिल्कुल, आप तो काफी युवा लोग हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं आप लोगों को, तो आप अपने विचार संक्षेप में अपने विचार रखें। टू द पॉइंट की बात करो, जब तक हमारा है पॉलिटिक्स को छोड़ो। पॉलिटिक्स में बहुत क्षत्रिय संगठन बने हुए हैं। हाँ, राजस्थान में जयपुर में 200 संगठन है समाज। हाँ, तो कोई है तो और अपन कहेंगे सामाजिक संगठन सबसे ज्यादा अपने ही संगठन है। हाँ। किसी जाति में नहीं है और सबसे ज्यादा बिखराव भी अपने अंदर तो आत्मा लोगन की जरूरत है। कंट्रोवर्सी अपन नहीं जाना है, हाँ। सारे समझ है, सब अपना अपना तो काम मेरा कर तो रहे हैं। एक निवेदन है कि बहुत अच्छा प्रयास है आप सबका। जब तक आपके पास में आपका इतिहास नहीं है तो फिर आपका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा, ये निश्चित है। और इतिहास को बचाए रखना आज के समय में एक चुनौती है। बच्चों में संस्कार और शिक्षा देना ये भी चुनौती है। क्रिश्चियन वेस्टर्न कल्चर के ऊपर एजुकेशन का पूरा ढांचा खड़ा हो गया। आपको अपनी संस्कृति बचानी है और पारिवारिक जो संस्कार हैं पीढ़ियों के, उसको बचाना है तो इतिहास से जुड़ना पड़ेगा और उसी की एक कड़ी है। हमने लगभग 10 साल पूर्व ही उग्रसेन जी समिति बनाई और उग्रसेन जी जयंती 2010-11 से ही हम मना रहे हैं। उसका भी यही उद्देश्य था कि उग्रसेन जी के गांव कौन कौन से हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं। 22.5 गांव जागीर ये बताते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे 50 गांव जो है वो है जिसमें उग्रसेन जी के शेखावत बसते हैं। और मैंने एक गांव पाली जिले में ऐसा है जो जहाँ तो मैं गया नहीं, बाकी सारे गांव 48-49 गांव मैंने खुद ने नापे। तो आप भी
शायद 52 गांव हैं गोपाल जी की जागीर 102 कम से कम मेरे और अब आज की डेट उससे ज्यादा और है। मालगांव में भी तो कुछ गांव मालगांव में भी तो चलेंगे इधर से जयपुर है, जोधपुर है, मुंबई है, जैसे ऐसे गाँव का नाम मैंने लिखा ही नहीं। गोपाल जी के वचन मालगांव में भी चलेंगे। हाँ, में है। आप बहुत चले जागीरी के 52 गांव बोलते हैं गोपाल जी के वो आज तो उसी शानदार उस समय के हाँ सेंचुरीज की बात हो रही है। तो जैसे कि उन्हें बात हाँ 100 कुछ गांव हैं तो सब गांवों को आपस में जोड़े और विशेषकर आज का जमाना जो पहले तो साहब तलवार से राजा बनता था, आज तो कलम से राजा बनता है। जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर शिक्षा से ज्यादा उसका फोकस करें। और ये सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब अपने परिवार का कोई बच्चा जिसमें प्रतिभा है और वो आज के साधन भौतिक साधन संसाधन के कारण से पिछड़ा है, तो अपना दायित्व है कि उसके लिए अपन कैसी भी व्यवस्था करके सामाजिक रूप से उसको अपन आगे बढ़ाएं, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था है, जो भी उसका एक्सपेंडिचर वो करें, वो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। क्योंकि प्रतिभा तो परमात्मा दे करके भेजता है और उस प्रतिभा के लिए जो साधन संसाधन है वो उसको प्रकृति ने नहीं दिए तो अपन समाज उसको प्रोवाइड कराए तो वो हो सकता है कि आगे जाकर के सफल हो जाएगा और वो जीवन भर में समाज को कभी नहीं भूलेगा और समाज के लिए लाइफ टाइम वो आगे भी रहेगा। इसके अलावा एक जो मेरा मुख्य यही है कि आप गाँव को जोड़ोगे तो हमने ये तय किया उग्रसेन जी समिति ने कि हम जयंती हर साल अलग गांव में मनाएंगे। उसका उद्देश्य यही है कि उस गांव से लोगों का सब जो जानकार हैं उस गांव से वाकिफ हो जाएंगे। और दूसरी चीज हम जब गांव में मनाएंगे तो उस गांव में जो लोग हैं वो एक साल में जब उनका नंबर आएगा तो वो भी उसको लेकर के संगठन के रूप में संगठित होंगे। तो ये हमारा ये है और हम हर साल अलग अलग गांव में मनाते हैं। उसके अलावा जिस गांव में जैसे कोविड में नहीं हुई तो हमने वो चौड़ा जहाँ से उग्रसेन जी का जन्म स्थान है वो उस साल हम वहाँ चौड़ा में मना देते हैं। तो मेरा तो यही प्रस्ताव है कि अलग अलग गाँव में हर साल मनाएं। यदि 110 या 140 गाँव है तो किसी आपके तो 100 साल बाद में गाँव का नंबर आएगा गोपाल जी की जयंती मनाने का। तो इसलिए गाँव से जोड़ने का भी एक अच्छा जरिया है। जय हिंद जय छात्र। और कोई मैं बिल्कुल जो दादा संपत सिंह जी हैं उनके विचार से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ और इसी कड़ी में आपको मैं बताना चाहूँगा कि झाड़ली गांव को श्री गोवर्धन दास जी ने बसाया था और पिछले 4-5 साल से हम लोग लगातार उनकी जयंती मनाते जा रहे हैं। और उससे बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि जुड़ाव जो जयपुर में जो हमारे गांव से जयपुर में आके लोग बस गए थे उनका जुड़ाव पुनः गांव की तरह हो रहा है। और वो एक दिन चाहे वो कोई भी आदमी झाड़ली का जो निवासी है वो अपने होली दिवाली या किसी पारिवारिक फंक्शन में नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन उस दिन वो गोवर्धन दास जी की जयंती पे सभी लोग कोशिश करते हैं अपने परिवार सहित अपने बच्चों सहित वहाँ पहुंच रहे हैं। और हम लोग उस दिन पूरा एक रैली के हिसाब से जो सती माता के मंदिर से हम लोग जो बड़ा दरवाजा हमारा जहाँ से उद्गम स्थल है झाड़ली के राजपूतों का वहाँ तक हम जाते हैं। वहाँ एक सभा के रूप में सब लोगों को अपने अपने विचार रखते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और आपस में एक स्नेह मिलन के तौर पे हम लोग इकट्ठे होते हैं। आगे उन्होंने जैसे बताया कि उग्र सिंह जी के शेखा होता है उन्होंने एक संस्था उस हिसाब से बना रखी है। तो बिल्कुल इसीलिए हम भी आप ही के जो विचारों पे आगे बढ़ते कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपस में सब लोग मिले जुले वैचारिक अपने विचार भी जाने समझें, एक दूसरे को जान पहचान बढ़े। आगे मैं दिलीप सिंह जी मेरोली दास भाई से अनुरोध करूंगा आप भी अपने विचार रखें। पहले मैं एक संशोधन कर दूं। झाड़ली है देखिए गोवर्धन दास जी गोवर्धन दास जी को हरदास जी के पहले से ही थी और झाड़ली में त्रिलोक सिंह जी और गोवर्धन दास जी भी थे दोनों। और त्रिलोक सिंह जी का अभी भी स्थान है वहाँ पर, लेकिन त्रिलोक सिंह जी चले गए वहाँ से। जो मैंने जो किताब में पढ़ा उसमें ये था कि बिल्कुल आप जो कह रहे हो हरदास जी के उनके बाइबट में आई थी ये झाड़ली का। और उसके बाद में जब तंवर सरदारों ने झाड़ली को जीत के अपने कब्जे में कर लिया था और गोवर्धन दास जी वापस इस झाड़ली को जीत के लेके आए, इसीलिए वो गोवर्धन दास जी का नाम। तो ठीक है, बीच में नहीं बोले फिर सुधार कर सकता है। हाँ नहीं वो आप लोगों की जानकारी थी आपने दी, ठीक है, कुछ बढ़ते रहेंगे तो सुधार हो जाएगा। बिल्कुल मैं यही से बोलता हूँ। सभी ने आगे आगे आगे
अरे भाई बड़ो गाँव आ गया हाँ आदर्श गाँव तुम्हारा सभी को जय रघुनाथ जी की। जैसे आपने बताया कि जय माता जी की, जय गोपीनाथ जी की चलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जय रघुनाथ जी का पहली बार ये जानकारी हमारे को भी प्राप्त हुई और पहली बार आज राव गोपाल जी की जयंती पर आप सभी लोग पधारे हैं। इसके लिए आपने धर्मेंद्र बना ने हमारे को भी ये जानकारी दी, इसलिए हमारा भी ये सौभाग्य रहा कि इस जयंती में आने का अवसर मिला और आप सभी से परिचय हो। मैं बाबू सर रतन सिंह जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ और होना भी यही चाहिए था कि आज वर्तमान परिस्थितियों पे कोई चर्चा नहीं करता। राजपूत समाज का कोई झंडा आज तक नहीं रहा जिसके कि बैनर के नीचे या उस झंडे के नीचे राजपूत समाज खड़ा होकर चुनाव लड़ सके। जैसे पहले बताया कि पहले तलवारों का जमाना था, पहले सिर काटे जाते थे लेकिन आज सिर गिनाए जाते हैं। और वास्तव में ये सही भी है कि आज हम अपनी परिस्थितियों के या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण से आज गांव छोड़कर सभी शहरों की ओर पलायन कर गए। ये कहीं ना कहीं मजबूरी भी रही, लेकिन वो पलायन तो कर गए। लेकिन जब भी जैसे इन्होंने कहा कि गोवर्धन दास जी की जयंती को हम एक पर्व के रूप में लेते हैं और उस दिन चाहे हम होली दिवाली ना जाए लेकिन गोवर्धन दास जी की जयंती के दिन हम लोग सभी लोग झाड़ली पहुंचते हैं, तो मेरा मानना है कि हम लोग चाहे उस महाराज शेखर जी के, उग्र सिंह जी के शेखावत हो, गोपाल जी के हो, रघुनाथ सिंह जी के हो, जब भी आपके गांव में अगर कोई ऐसी जयंती होती है तो उस दिन गांव में परिवार सहित जरूर जाना चाहिए। बात रही संस्कारों की, संस्कार आएंगे कहां से? क्योंकि हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं लेकिन बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं होती है। जब तक बच्चों को उन आयोजनों में, ऐसी जयंतियों में नहीं लेके जाओगे तो संस्कार बिल्कुल नहीं है। अभी बात चल रही थी कि 10-10 पीढ़ियों तक नाम याद रहना चाहिए। मैं आज यहीं पे बैठे हुए आप सभी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके घरों में अपने परदादों की भी फोटो है क्या, या नाम याद है क्या? 10 जयंती में 1 या 2% बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं मेरे खुद के कहता हूं कि दादो, मेरे परदादों से ज्यादा मेरे घर में भी फोटो नहीं है और ना मेरे को नाम याद है। तो कमियां कहाँ रह रही है? कमियां रह रही है आज के वर्तमान वातावरण की। आज हम गांव छोड़ के शहरों में पलायन तो गए, लेकिन हमारे जो भाई गांव में रह रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हमारी गांव की जमीनें बिक चुकी हैं, शहरों में भी हम आ गए हैं तो 100-100 गज के या 150-150 गज के प्लाटों में रह रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं, मैं बयान कर रहा हूं। आज वर्तमान परिस्थितियों पे कोई चर्चा नहीं करता। अपन ये जो हमने हमारे पूर्वज हैं इनकी गाथाओं पे हमारे को गर्व है कि उन्होंने कुछ किया, इसीलिए आज उनकी जयंतियां मनाई जा रही है। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या है, उन पर भी इन जयंतियों और समारोह में चर्चाएं होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी संस्था के से जुड़ा हुआ हूं। हमने श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना दहेज विरोधी इकाई के माध्यम से पिछले 4 साल से समाज में घूम घूम कर हम प्रचार कर रहे हैं। समाज को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारी जो जमीनें गई हैं वो दहेज के कारण से बिकी है। सिंगल लिंग एक्ट में तो गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जमीनें हमारी गई है तो दहेज प्रथा के कारण से गई है। वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करें तो सार्वजनिक रूप से जो शादी विवाह में गोल टेबलें लगाई जाती है उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। हमारी व्यवस्थाएं बनी थी, बारात आने पर उससे उनका कैसे आवभगत की जाए, कहाँ पे उनकी व्यवस्था होती थी, लेकिन हमने सिर्फ दिखावा प्रथा के कारण से वो सार्वजनिक कर दिया और उसमें 36 कौम बैठ करके शराब पीती है। तो आपको निर्णय लेना है तो ऐसे लोग कि हम सार्वजनिक रूप से शराब का बहिष्कार करते हैं। शादी ब्याह में आप व्यवस्थाएं करो, बारात की अपने मेहमानों की व्यवस्थाएं करो, लेकिन उनका पर्दा होना चाहिए। 36 कौमों के हम लोगों को बुलाते हैं, उन टेंटों में हम बिठाते हैं, और वही 36 लोगों के जब हम शादियों में जाते हैं तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि हमारी ये चीज लागू नहीं है। मिलती है कि नहीं मिलती है? सिर्फ ये राजपूतों पर क्यों? जब वो ये लोग बातें कह सकते हैं कि हमारी ये चीज लागू नहीं है तो हम क्यों लागू करते हैं फिर उनको वहां पर? ये सोचनीय विषय है। एक दिखावा प्रथा जब तक राजपूत समाज से बंद नहीं होगी, कंपटीशन इससे होता है दिखावा के कारण से। आज मेरी बेटी की शादी हुई, मैंने दोनों हाथों का गहना दे दिया, गाड़ी दे दी, प्लाट वगैरह दे दिया और मैंने वो दिखावा कर दिया। मैं सक्षम हूं, लेकिन अगर मेरा भाई सक्षम नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको जमीन बेचनी पड़ेगी या अपनी मकान गिरवी रखना पड़ेगा या ब्याज पे पैसा लेना पड़ेगा। 20-25 साल तो वो मेहनत करी, वो तो गई, लेकिन आगे 15-20 साल वो और मेहनत करेगा। तो समाज को कहीं ना कहीं पीछे हम लोग ही धकेल रहे हैं। अपने बच्चे की समाज के अंदर बोली लगा करके कर रहे हैं। बच्चा आपका सक्षम हो गया तो उसको समाज के सामने जिस तरह से प्लाट गाय भैंस की बोली लगाई जाती है उस तरह से आप अपने बच्चों की बोली लगाना बंद करते हैं। एक बेटी आप लेके आ रहे हैं,
आज मैं कल्पना करो आप सभी कि एक 10 रुपए का पेन भी अगर आपसे कोई मांगता है तो आप 10 बार सोचोगे कि यार मैं दूं नहीं। उस बाप ने, उस पिता ने 20-25 साल उस बच्ची की परवरिश करी है, वो बच्ची आपको सौंप रहा है, आपकी वंशवृद्धि करने के लिए सौंप रहा है, आप उसके सामने झोली फैला रहे हो, अपने बच्चे की बोली लगवा रहे हो। इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, मृत्यु भोज पे चर्चा होनी चाहिए। आज हमारे गांव में 20 साल से 15 साल से करीब मृत्यु भोज बंद है, लेकिन एक कल्पना करो कि 5 साल का बोध बच्चा है, उसके पिताजी के सिर से साया उठ चुका है, लेकिन हमारी परंपरा है कि हम लोग मृत्यु भोज करेंगे। तो वो क्या करेगा, उस माँ को तो पता भी नहीं है, वो तो अभी बेचारी 12 दिन के वो दुख झेल रही है या उम्र भर झेलेगी। और हमारी सरकारी नौकरियों की बहुत बड़ी कमी आ गई, आज हमारे पास जमीनें नहीं बची, लेकिन उस बच्चे के ऊपर यह थोप दिया जाता है कि नहीं ये परंपरा नहीं, उस बच्चे को तो पता भी नहीं है, उससे तो साइन या अंगूठा करवा दिया जाता है, उसकी जमीन बेच दी जाती है। तो ये कौन सी परंपराएं नहीं, अपने रीति रिवाज बड़े थे, लेकिन उन्होंने कुरीति-रिवाज हम लोगों ने बना दिया। तो मैं युवाओं से या जब भी ये जयंती समारोह होते हैं वहां पे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन चीजों पर पाबंदी लगाना शुरू करो। मेरा तो एक ही मकसद है, एक ही सपना है, एक ही विचार है कि किसी भी तरह से राजपूत समाज आर्थिक रूप से वापस मजबूत हो। और वो कैसे होगा, जब तक इन कुरीतियों पर पाबंदी नहीं लगेगी राजपूत समाज आर्थिक। आज गाँवों के भी हम जाते हैं, ज्यादातर चाहे कल्पना करके देख लो, जमीनें तो गई, वहां पर भी हमारे पास में 1-1 या 2-2 कमरे ही पाती आ रहे हैं। गाँव में भी यही हालात है जो यहाँ पर है। यहाँ पर हम 100-150, वहां पे 100 बीघा जमीन हमने बेची, यहाँ पे 100 गज का प्लॉट ले लिया, तो हम बहुत बड़ा अपने को मान रहे हैं कि हमने जयपुर में निवास कर लिया, मजबूरी रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वापस उस 100 बीघा जमीन को हम कैसे खरीद सकते हैं, उसके बारे में हमारे को चर्चा करनी चाहिए। और क्योंकि वक्ता काफी रह गया, मैं ज्यादा लंबी भी नहीं, हर बार ये कहेंगे कि यार आप ये बात, लेकिन दोहराना जरूरी है। हर जयंती हर साल मनाई जाएगी, आज आपने शुरुआत करी है, अगले साल फिर आप राव गोपाल जी की जयंती मनाओगे, लेकिन इन जयंतियों के माध्यम से हम समाज को और अपने आप में क्या ग्रहण करते हैं वो मायने रखता है। इनके बारे में सुन के चले जाएंगे, जयंतियां फिर मना लेंगे, लेकिन उस जयंती में अगर आप समाज हित के लिए एक भी बुराई जो प्रथा बड़ी थी, रीति बड़े थे, रिवाज बड़े थे, उनके अंदर से किसी एक भी बुराई को अगर त्याग कर देते हो तो ये जयंतियां और ये समारोह आयोजन सफल माना जाता। बाकी तो जयंतियां तो मनाते रहो, हम राजनेताओं को भी बुलाते हैं, हम बुराई भी करते हैं उनकी, समाज के नेताओं की हम बुराई भी करते हैं, लेकिन समाज के नेता आते ही हम उनके लिए सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनसे हमारे को नुकसान भी बहुत है। लेकिन अब एक ऐसा अभियान चलो पूरे राजस्थानी भारतवर्ष में कि राजपूत समाज का एक झंडा हो, और होना भी चाहिए, वर्तमान समय की मांग है। आज हम दूसरे जो समाजों की मांग बताते हैं ना, जिनसे हम गणना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनके भी विधायक जीत के या सांसद जीत के ये विधानसभा के लिए लोकसभा तक जा रहे हैं। तो क्यों नहीं राजपूत समाज एक हो रहा? अपने अपने संगठन चला रहे हो, चलाओ, लेकिन एक ऐसा झंडा होना चाहिए कि जिसके नीचे राजपूत समाज आकर के एक और चुनाव लड़ सके। इसके बारे में जरूर चर्चा करें। मैंने छोटी मोटी 4-5 बातें बताई, उनके बारे में भी आप जो गौर करें, चर्चा करें। जब भी जयंती समारोह हो, समाज हित के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करें। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अखिलेश सिंह जी जो हमेशा चिर परिचित अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं, उनके जो विचार हैं वो झकझोर देते हैं आदमियों को, अपने दिलों को झकझोर देते हैं कि क्या हम कर रहे थे, क्या हो रहा है, जो हमारी रीतियां थी कैसे कब कुरीतियों में बदल गई, और कैसे मतलब उनका नुकसान हम अपने साथ साथ अपनी आगे वाली पीढ़ियों को भी देते जा रहे हैं। आप सर्किल उठा के देख सकते हैं, किसी अपने आसपास जो परिवार हैं उनमें देखेंगे कि जैसे हर 100 साल में सर्किल बदलता है, हर तीसरी पीढ़ी में सर्किल बदलता है, और उस परिवार अगर कोई फाइनेंशियली अच्छा है तो वो नीचे चला जाता है। उसका कारण जब गहराई में जाके देखते हैं तो सिर्फ ये दिखावा, जैसे ही पैसे आने लगते हैं, जैसे आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, हमारे पास भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ ऐसे साथ में कई बुराइयां आ जाती है, उनके पीछे हम लोग दिखावा, शराब, इस तरह की कम्युनिटी से हम लोग फैलाना चालू करते हैं, और फिर वो वापस तीसरी पीढ़ी में वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो सब लोग जिस हिसाब से समझ रहे हैं विचारों को, उसी कड़ी में आगे मैं डॉक्टर साहब संजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा, आप अपने विचार रखें। सभी को जय रघुनाथ जी की। जैसे दादोसा ने बताया कि हमें रघुनाथ जी की जय बोलनी चाहिए, और आए हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
जैसे आज हम राव राजा गोपाल सिंह जी जो हमारे पूर्वज रहे हैं, इतने बलशाली रहे, उनका इतिहास अच्छा रहा, उसके बारे में जानने का मौका मिला। मैं पहले भी 1-2 बार मीटिंग्स में आया हूँ, जैसे मान सिंह जी बताते रहते हैं काफ़ी इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में। अब मैं तो मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, टाइम की भी थोड़ा लिमिटिंग फैक्टर रहता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई आयोजन हो तो उसमें आऊँ और हम भी कुछ सीखें और आने वाली पीढ़ियों को भी इस बारे में बताएं। क्योंकि आज हम कहाँ हैं वो एक अलग स्थिति है, लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अपनी जड़ें कहाँ हैं। जैसे शेखावत हैं, हम शेखा जी के वंशज हैं, गोपाल सिंह जी के वंशज हैं, तो वहाँ तक की पीढ़ियों के बारे में हमें जानकारी हो और हमारा जो मूल है, कोई भी बड़ा पेड़ है, फल लग रहे हैं, कोई क्षतिग्रस्त हो गया है, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन हमारा जो मूल जड़ें कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ अपने लोग हैं, ये एक तरह से परिवार हो गया, एक एक्सटेंडेड फैमिली। जैसे गोपाल सिंह जी थे, राव शेखा जी थे, उनका परिवार कहाँ कहाँ फैल गया। जैसे आज गांव के अंदर है, जैसे बता रहे थे शुरू में 52 गांव थे, आज वो 100 से ज्यादा गांव है। इनके बारे में हमें बेसिक जानकारी रहे, इस वजह से हम कनेक्टेड रहे। एक तरह से एक परिवार है जो बड़ा हो गया, लोग अलग अलग रहने लग गए, ये तो एक नेचुरल सी चीज है। उसको फॉलो करते हुए हम कोशिश करें कि जिन लोगों से हम अपना संपर्क स्थापित कर पाए, मिल पाए, किसी भी आयोजन के द्वारा और किसी भी तरह से, और हमारे जो सीनियर लोग हैं उनकी गाइडेंस में हमें जो भी बातें हैं उनको सहेजें। और खासकर ये चीज़, जैसे दादू साहब ने भी बुक लिखी है, पिछले एक प्रोग्राम में आया था, मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट भी की थी उस समय। तो ये जब तक राइटिंग में नहीं आएगा तब तक जिस तरह से बता रहे हैं कि इतिहास को लोग चुरा लो या उसको मॉडिफाई कर दो, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो रिटर्न में नहीं है कहीं भी। जिस तरह से दादू साहब ने, इन्होंने इतनी मेहनत करके ये चीज़ें लिखी हैं, इसको भी हम स्प्रेड करें और उसको ऐड भी करें साथ के साथ। जो लोग इस चीज़ में रुचि रखते हैं, जिनको और नॉलेज है, उसको थोड़ा ठीक करें और ऐड करें, उसको आगे बढ़ाते रहें। इस तरह की परिपाटी आयोजन के थ्रू सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत है कि सब लोग एक जगह बैठें। तो इस आयोजन के बहाने सब बैठते हैं, सब अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, तो सारी चीज़ें, नॉलेज भी मिलता है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और भी समाज के बारे में जैसे डिस्कशन संपत सिंह जी ने, दिलीप सिंह जी ने, तो ये तो वो लोग हैं जो हर सामाजिक कार्यक्रम में सब जगह रहते हैं, अपना समय देते हैं। इस तरह के और भी नए लोग भी तैयार हों, अपने काम के साथ साथ कुछ समय समाज के लिए अच्छे काम करते हैं। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पधारे, सबसे मिलना हुआ, सबको कमांडर श्याम सिंह साहब और रतन सिंह साहब पढ़ाने हुए हैं। आप दोनों बड़ा परिश्रम करके और राव गोपाल जी को लेकर पुस्तकें लिखी हैं। दोनों अपने आप में अमूल्य और अनोखी पुस्तकें हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो जो भी लेना चाहे बहुत नॉमिनल चार्जेस, प्रिंटिंग प्राइस पे ये बुक्स नहीं, आप फ्री में देखो, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। अच्छा अच्छा, आप जिन जिन को देना चाहते हो मनोनीत कर, चलिए वो कर लेंगे। वो मतलब जो है जो पहले तो एक गांव को एक दे दो। हाँ हाँ ऐसा कर लेंगे। तो जैसे क्या है कि सारी जानकारी बड़े हाँ, तो वो जो सक्षम है वो दे सकते हैं और देख लेंगे, वो जो होगा सब्जेक्ट को देख लेंगे। तो पुस्तक सक्षम भी है, सबसे दे देंगे। जागीरदार को भी जागीर थोड़ी मांगी है। बिल्कुल, संजय सिंह जी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जड़ें, जो किसी भी पेड़ की जैसे जड़ें होती है, उसी की जड़ों में जब हम लोग पानी देते हैं, खाद डालते हैं, तो वो एक वटवृक्ष का रूप लेता है। हमें अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? आप देखें आज हम लोग क्यों सब जगह कहीं पे भी नाम लिखते हैं, उसके साथ में ठिकाने का नाम क्यों लिखते हैं? वो जड़ें हैं हमारी, लेकिन उस जड़ों तक हम जाते कितनी बार, हम अपने गांव में जाते कितनी बार है, ये है। वरना होगा क्या, यहाँ पे हमें प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि हम असली राजपूत हैं। आज क्यों गांव का नाम पूछा जाता है? जब भी हम किसी को पड़ोस में पूछते हैं कि आप कौन से गांव से, जाड़ली हैं, तो जाड़ली में मेरा परिचय होगा, मेरे को कोई, मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को कोई जानेगा नहीं, तो ये बोलेगा साहब है तो सही, लेकिन कौन है मालूम नहीं, है तो सही बट कौन से हैं, असली है कि नकली, क्या पता। तो हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आगे सुरेंद्र सिंह जी दरबार से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार रखें।
एक्सपेरिमेंट अच्छा होता है। नहीं साहब, इन्होंने इतना बड़ा माहौल बनवा दिया जगह वगैरह। सर्वप्रथम शेखा जी, तदुपरांत राव गोपाल जी को, और फिर ये जो समाज के द्रोह है आपके सामने, इतना काम इन्होंने किया है। मुझे भी कभी कभी चिंता होती है कि ये पीढ़ी चली जाएगी तो उसके बाद में काम कौन करेगा। इन्होंने देखा, उनसे सीखा, फिर आगे किया। रतन सिंह जी बाबू साहब विराजे हैं, बन्नी सिंह जी कैप्टन साहब मेरे बाबू साहब, मैं वहाँ जाया करता था, आप भी वहाँ आया करते थे, तो उनके बैठने से मेरे में रुचि जागृत हुई। उन्होंने मैं भी अपने समाज को जानूँ। अभी दिलीप सिंह ने कहा तो उसी क्रम में पहले तो मेरी पीढ़ी बताऊंगा, 16 पीढ़ी। राव गोपाल जी का सेका उतनी हूँ, गिरधर जी का हूँ, लेकिन इनके साथ में उदयगंज जी आमिर, उनके बालू जी 12 गाँव से बरवाड़ा मिला। बालू जी के मोकल जी हुए, मोकल जी के 12 बेटे थे। उनके शेखा जी के 12 बेटे थे। शेखा जी के हुए रायमल जी से पूछते, राजनीति रायमल जी को मिली, रायमल जी के सूजा जी के 3 पुत्र हुए। लूनगढ़ जी जो अमेरिका के दिवराजे, राय सिंह जी को खंडेला मिला, और लूनगढ़ ये गोपाल जी ये सभी ने, यानी वो तो परंपरागत थे, लेकिन राय सिंह जी ने अपने शौर्य के बल पर वीरता दिखाई तो अकबर ने उनको खंडला दिया। अब खंडला के बाद में मैं राय सिंह जी से गिरधर से चलता हूँ। राय सिंह जी को खंडेला मिला, और राय सिंह जी के पुत्र थे 12, उनमें से 7 की संतान चली, गिरधर जी को राज मिला। तो गिरधर जी नंबर 1। गिरधर जी के हुए द्वारकादास जी, द्वारकादास जी के हुए गिरधर द्वारका वसुदेव जी, और वसुदेव जी के हुए गिरधर द्वारका वसुदेव, फिर सलेदी सिंह जी के हुए नरदास जी, और नरदास जी के हरदेव जी, सलेदी सिंह जी, और सलेदी सिंह जी के गोपाल सिंह जी, सौभाग सिंह जी, और मेरे दादू साहब पेप सिंह जी, और पेप सिंह जी के मेरे पिताजी, और नंबर पर ये मैंने आपको इसलिए अर्ज किया है कि मैं मेरे बड़े बाबू के पास में बैठ रहा था, और उस वक्त सुरजन सिंह जी ने बड़े प्रयास के साथ में वो पुस्तक लिखी, गिरधर वंशावली। उसमें सारे गांवों का वर्णन दिया, 210 गांव बताए गए। उनके और भी काम है काफ़ी संख्या में, जहाँ तक सीखा उतनी संख्या में है हमारे गिरधर 10 के गाँव भी ज़्यादा है, संख्या भी ज़्यादा है। अब मेरा आगे निवेदन ये है कि संपत सिंह जी ने, दिलीप सिंह जी ने सारी बातें बताई, बहुत बढ़िया बात है कि जब तक हम सकारात्मक कार्य की ओर अग्रसर नहीं होंगे, बच्चों को नहीं लाएंगे, तब तक फिर आगे काम नहीं करेगा। हम भी कर लेंगे, हम भी समझ जाएंगे। जैसे मुझे पीढ़ी याद है, हम हमारे बच्चों को पीढ़ी याद दिला रहे हैं। सार्वजनिक रूप से कहते थे, लेकिन घर पे कोई बात नहीं करता, बच्चों के सामने उनको लाने की कोशिश करते हैं, लगभग वो सोचते बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये इतिहास के प्रति रुचि रखने से आपका माइंड डेवलप होता है आपके बच्चे का, फिर दूसरी रुचि भी बढ़ती है, तो नुकसान कहीं नहीं है। बच्चों को लाया जाना चाहिए। मैंने सबसे बुजुर्गों से काफी सीखा भी है, और प्रयास भी करता हूँ कि जहाँ जाने का अवसर मिले जाता हूँ, 2-4 आदमी साथ ले जाने का प्रयास करता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप आए, अकेले नहीं आए। जो भी कार्यक्रम होंगे, जयंतियों के माध्यम से मिलेंगे, बैठेंगे, सामाजिक कुरीतियों की चर्चा होगी, निश्चित रूप से दूर होगी, और समाज प्रोग्रेसिव है, नकारात्मक की बात नहीं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई के साथ में संस्कार भी आ जाए, वो अपने वंशजों को याद रखें, इसलिए उनकी जयंतियां मनाते हैं, मनानी जानी चाहिए। सुरेंद्र जी दादा ने एक ऐसी बात कही है जो हमें कहीं पे भी जो ज्ञान मिलता है, हम जैसे स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो ज्ञान हमारे आसपास हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हमें घर बैठे मिल सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते क्या है, हम लोग घर में बैठे होते हैं तो बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये तो पुरानी सोच। लेकिन ये नहीं मालूम कि वो जो हमें ज्ञान दे सकते हैं वो इन किताबों में कहीं हमें नहीं मिलेगा। वो अपना ज्ञान के साथ में अपना अनुभव भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने आज ये उम्र पाई है, इस बीच में उनके सामने क्या क्या परिस्थितियां आई, कैसे घर परिवार चलाया, कैसे समाज को चलाया उन्होंने। तो आगे हमें भी इसी प्रकार से अपने बुजुर्गों का सानिध्य लेना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। मैं की काफी पूरी टीम
आयु भी है, तो मैं अनुरोध करूँ बाकी भी जो है जिनसे मैं अभी व्यक्तिगत रूप से परिचय में हम सब लोग करेंगे एक बार। तो कमल सिंह जी आपसे भी अनुरोध करूँगा बधाई और अपने विचार रखें। कमल सिंह जी नौरनपुरा। यही से आ जाओ फिर परिवर्तन। महाराव शेखर जी को नमन, राजा गोपाल जी को नमन और पधारे हुए सभी को मेरा जय रघुनाथ जी की, जय रघुनाथ जी। बात थी कि कैसे हमें अपने महापुरुषों को जानना चाहिए और इस जानने की कड़ी में क्या किया जा सकता है।